कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चीन के मुद्दे पर मोदी सरकार पर बोला हमला। ट्वीट करके लिखा, मोदी सरकार की लाल आंख पर चीनी चश्मा लग गया है। क्या भारतीय संसद में चीन के विरुद्ध बोलने की अनुमति नहीं है? आज संसद में फिर सुनाई देगी तवांग मुद्दे की गूंज। विपक्ष ने रखी चर्चा की मांग, कल किया था वॉकआउट। भारत जोड़ो यात्रा का 99वां दिन हुआ शुरू। राहुल गांधी के नेतृत्व में दौसा के बिलोना कला से सुबह शुरू हुई यात्रा। शामिल हुए भारी संख्या में लोग। पूर्व विदेश सचिव विजय गोखले की चीन को नसीहत। तवांग झड़प पर बोले, चीन इस मुगालते में न रहे कि भारत चुप होकर बैठ जाएगा। तवांग झड़प के बाद वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन। चीन सीमा के पास गरजेंगे भारतीय सुखोई और राफेल विमान। ज्ञानवापी मामले में श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा को लेकर दाखिल याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। दिल्ली एयरपोर्ट पर बढ़ती भीड़ को लेकर आज एमएचए की हाई लेवल मीटिंग। सरकार ले सकती है बड़ा फैसला। अजय भल्ला करेंगे अध्यक्षता। संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यता के लिए यूके फ्रांस का भारत को खुला समर्थन। रूस अमेरिका भी साथ, चीन लगा सकता है अड़ंगा। धामी सरकार के सभी फैसलों की समीक्षा करेगी हिमाचल की कांग्रेस सरकार। पिछली सरकार के सभी शिलान्यासों का विवरण आज शाम तक मुख्यमंत्री कार्यालय में जमा करने का दिया था आदेश। दिल्ली में प्रदूषण नहीं हो रहा कम, आज से सर्दी बढ़ने के आसार। मौसम विभाग ने लगाया पूर्वानुमान। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन से मांगा डाटा। डब्ल्यूएचओ के प्रमुख टेड्रोस अधनोम गेब्रियस ने कोविड-19 का डाटा शेयर करने को कहा है। चीन के वुहान में सबसे पहले सामने आए थे कोरोना के मामले। चीन की कम्युनिस्ट सरकार का बड़ा फैसला, कोविड-19 के बढ़ते मामलों की रिपोर्ट नहीं करेगा ड्रैगन। तवांग झड़प के बाद चीन ने तैनात किए एयरक्राफ्ट। मिलिट्री बेस की सैटेलाइट इमेज सामने आई। 10 फाइटर जेट्स और 7 ड्रोन दिखे। पाकिस्तान के पूर्व पीएम ने दी धमकी। पीटीआई शासित राज्यों में विधानसभा भंग करेंगे इमरान। नेशनल असेंबली से हटने की भी दी धमकी। एक और केस में फंसे पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने चुनावी हलफनामे में बेटी होने की बात छिपाई। 5 दिन बाद हाईकोर्ट में सुनवाई। गिरावट के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। सेंसेक्स 74 अंकों की गिरावट के साथ 62,603 पर खुला। निफ्टी 18 अंकों की गिरावट के साथ 18,642 पर खुला। रेल यात्रियों की बड़ी परेशानी। भारतीय रेलवे ने आज कैंसिल की 250 से अधिक ट्रेनें। 22 ट्रेनों को आंशिक तौर पर किया गया रद्द। क्रूड ऑयल के दामों में गिरावट के बावजूद तेल के दामों में नहीं है कोई बदलाव। पेट्रोल 96 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर, डीजल 89 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर पर स्थिर। अमेरिका की फेडरल रिजर्व ने फिर बढ़ाया ब्याज दर। इस साल में 7वीं बार किया गया इजाफा, बढ़ सकती है मंदी। स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों को दिया झटका। बैंक ने अपने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट्स में 0.25% की बढ़ोतरी करने का लिया फैसला। आज से बढ़ेगा ईएमआई का बोझ। नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। आज इस बुलेटिन में बात होगी भारत जोड़ो यात्रा के बढ़ते समर्थन की, चीन मुद्दे पर संसद में विपक्ष के विरोध की, जानेंगे जजों की नियुक्ति को लेकर क्या है मोदी सरकार का प्लान, बिल्किस बानो मामले में क्या बोला सुप्रीम कोर्ट, बात करेंगे बागियों के लिए कांग्रेस आला कमान के फैसले की, बीजेपी पर भड़के बिहार के सीएम नीतीश कुमार की, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी विपक्ष को मिली बीजेपी की कमजोरी की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग को भेजा नोटिस। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में वोटर लिस्ट से लाखों नाम कटने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया कदम, कहा गंभीर मुद्दा। अग्निपथ योजना पर पुनर्विचार की मांग। दिल्ली हाई कोर्ट अब कल करेगा सुनवाई। इससे पहले कोर्ट ने कहा था योजना स्वैच्छिक, जिन्हें दिक्कत है वो ना हो शामिल। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले दिन मुश्किल से निकला भारत। पहले दिन का खेल खत्म होने के समय 6 विकेट खोकर बना लिए 278 रन। 78 रन पर ही गिर गए थे 3 विकेट। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 145 अंकों की बढ़त के साथ 62,668 पर हुआ बंद। निफ्टी 52 अंकों की तेजी के साथ 18,660 पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के साथ लगातार आगे बढ़ रही है, और जैसे जैसे आगे बढ़ रही है इसकी लोकप्रियता भी बढ़ रही है, जिसका असर ये है कि देश की तमाम वर्गों से जुड़ी मशहूर हस्तियां यात्रा से जुड़ रही हैं और अपने विचार रख रही हैं। उसी कड़ी में आज भी राहुल गांधी को पूर्व आरबीआई गवर्नर का भी साथ मिल गया। देखिए रिपोर्ट। भारत जोड़ो यात्रा का आज 97वां दिन है। इन दिनों में यात्रा 6 राज्यों से होते हुए 7वें राज्य राजस्थान में चल रही है, जहां यात्रा को 9 दिन पूरे हो चुके हैं और आज 10वां दिन है।
यात्रा के अब तक के सफर में उसे तमाम हस्तियों का साथ और समर्थन मिला है। अलग अलग वर्गों के लोग इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ कदम मिलाते नजर आए हैं। उसी कड़ी में आज एक और प्रमुख हस्ती राहुल गांधी के साथ पदयात्रा करती नजर आई और वो हैं आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन। इस लम्हे की तस्वीर कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर साझा की है, जिसके साथ कांग्रेस ने लिखा, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ कदम मिलाते आरबीआई के पूर्व गवर्नर श्री रघुराम राजन। नफरत के खिलाफ देश जोड़ने के लिए खड़े होने वालों की बढ़ती संख्या बताती है कि हम होंगे कामयाब। इन तस्वीरों में राजन और राहुल गांधी के बीच चर्चा होती दिख रही है। इससे पहले भी देश की कई हस्तियां राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाती नजर आई हैं, जिससे जाहिर होता है कि कांग्रेस जिस सोच के साथ आगे बढ़ रही है वो उसमें सफल भी हो रही है। बता दें कि आज यात्रा अपने अगले पड़ाव के लिए राजस्थान के भाड़ौती से सुबह 6 बजे राहुल गांधी के नेतृत्व में शुरू हुई थी। यात्रा में हर दिन की तरह भारी संख्या में लोग जुड़े, जिसकी झलक उन तस्वीरों में दिख रही है जो पार्टी की तरफ से साझा की गई हैं। वहीं यात्रा आज शाम बागड़ी गांव चौक में आराम करेगी। पूर्व गवर्नर रघुराम राजन आज राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाते नजर आए, यानी देश एकजुट हो रहा है। वैसे एकजुट तो विपक्ष भी हो गया है, वो भी केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ। और आज सदन में ये एकजुटता देखने को मिली जब चीन के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए विपक्ष ने सदन में जमकर सरकार का विरोध किया। क्या कुछ हुआ कार्यवाही के दौरान, देखिए इस रिपोर्ट में। संसद में विपक्ष आक्रामक दिखाई देने लगा है। सरकार से सवाल पर सवाल पूछ रहा है कि आखिर तवांग में क्या हुआ था, सरकार क्या छिपाने की कोशिश कर रही है, चीन बार बार हमारे जवानों को क्यों निशाना बना रहा है, और ये सब कुछ हो रहा है लेकिन पीएम मोदी चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। वो देश को सच्चाई क्यों नहीं बता रहे हैं। दरअसल अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी जवानों ने भारतीय सीमा में घुसकर हमारे जवानों को निशाना बनाया। घटना 9 दिसंबर की है और इसकी जानकारी 13 दिसंबर को देश के सामने आई। अब इस मुद्दे को लेकर विपक्ष मोदी सरकार की घेराबंदी में जुटा हुआ है। इस मुद्दे ने विपक्षी एकता में भी नई जान फूंक दी है। पूरे विपक्ष ने इस मुद्दे पर संसद में चर्चा कराने की मांग की। सरकार ने जब विपक्ष की मांग नहीं मानी तो कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के नेतृत्व में विपक्ष ने संसद से वॉकआउट कर दिया। यही नहीं, आमतौर पर कांग्रेस से दूरी बनाने वाली आम आदमी पार्टी और टीआरएस के नेता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बुलाई बैठक में शामिल भी हुए। सदन से वॉकआउट में भी दोनों पार्टियां शामिल रही। सदन से वॉकआउट करने के मामले में टीएमसी ने भी कांग्रेस का साथ दिया। कुल 18 विपक्षी दल एक साथ खड़े दिखाई दिए। इस मामले में जब लोकसभा स्पीकर ने विपक्षी दलों की ओर से चर्चा की मांग को खारिज किया तो कांग्रेस ने याद दिलाया 1962 में जवाहरलाल नेहरू ने लोकसभा में चर्चा कराने की मंजूरी दी थी, लेकिन अब मोदी सरकार चर्चा से भागने की कोशिश कर रही है। इस मामले में मजबूत होती विपक्षी एकता ने मोदी सरकार के लिए भी अलार्म बजा दिया है, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव में 1 साल से कुछ ज्यादा का ही वक्त बचा है और ऐसे में मजबूत होती विपक्षी एकता ने मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। विपक्ष संसद में चर्चा की मांग कर रहा है लेकिन केंद्र सरकार चर्चा करने से बच रही है और विपक्ष की बात को अनसुना कर रही है। वैसे बातों को अनसुना करना मोदी सरकार की पुरानी आदत है और इसी आदत के चलते सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच टकराव चल रहा है, क्योंकि जजों के पद खाली पड़े हैं और कोर्ट कई बार सरकार को निर्देश दे चुका है लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। वहीं अब दावा किया जा रहा है कि जजों की नियुक्ति को लेकर सरकार का कुछ और ही प्लान है। जजों की नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच लगातार विवाद बना रहता है। हाल ही में जस्टिस दीपांकर दत्ता के मामले में सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार पर सख्त टिप्पणी करनी पड़ी थी। कोर्ट की सख्ती के बाद केंद्र सरकार ने जस्टिस दत्ता के नाम को मंजूरी दी थी, लेकिन इसमें केंद्र सरकार ने 2.5 महीने का समय लगा दिया था। केंद्र सरकार के मंत्री कॉलेजियम व्यवस्था पर भी सवाल उठा चुके हैं। इसके बाद अब मोदी सरकार जजों की नियुक्ति में कॉलेजियम को बाईपास करने की योजना पर काम शुरू कर चुकी है। देश के अलग अलग हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार नए नियम पर विचार कर रही है, जिसमें केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने खुद को नियुक्ति एजेंसी के रूप में प्रस्तावित किया है। प्रस्ताव में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रिटायर होने वाली या रिटायर हो चुके जजों के नाम दोबारा नियुक्ति के लिए कानून मंत्रालय को भेजेंगे, जिन्हें मंत्रालय राष्ट्रपति से सहमति ले दोबारा से नियुक्त करेगा। दावा किया गया है कि केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा अगस्त 2021 में सुप्रीम कोर्ट को यह प्रस्ताव भेजा था। प्रस्ताव में कोर्ट से जजों की एडहॉक नियुक्ति के लिए मौजूदा मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर को इसे अपनाने के लिए कहा गया था। एमओपी में हाईकोर्ट में जजों की एक एडहॉक नियुक्तियों का रास्ता तो बताया गया है, लेकिन दूसरे पहलुओं जैसे कि भर्ती और सेवाओं की समाप्ति जैसे मानदंडों पर चुप्पी साध रखी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कानून मंत्री के इस पत्र का अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। अब इन दावों में कितनी सच्चाई है ये बता पाना तो मुश्किल है, लेकिन इससे सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच तल्खियां बढ़ना
तय है। इधर सरकार कोर्ट की नहीं सुन रही है तो उधर सवाल बिल्किस बानो को लेकर भी उठ रहे हैं कि आखिर उन्हें कब इंसाफ मिलेगा। आज भी बिल्किस को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा है। आखिर कैसे, देखिए रिपोर्ट में। गुजरात सरकार ने 15 अगस्त को बिल्किस बानो के दोषियों को समय से पहले रिहा कर दिया। सरकार के इस फैसले ने सभी को चकित कर दिया। देश के तमाम वर्ग बिल्किस के समर्थन में आ गए। वहीं अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ बिल्किस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन बिल्किस को वहां से भी जल्दी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो की उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है जिसमें उन्होंने 11 दोषियों की सजा में छूट के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के लिए जल्द पीठ गठित करने की मांग की थी। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा की पीठ ने बिल्किस बानो की तरफ से पेश वकील शोभा गुप्ता से कहा है कि इस मामले की सुनवाई के लिए एक और पीठ गठित करने की आवश्यकता है। पीठ ने अधिवक्ता शोभा गुप्ता से कहा है कि रिट याचिका को सूचीबद्ध किया जाएगा और जोड़ा जाएगा। एक ही बात का बार बार उल्लेख ना करें, ये बहुत परेशान करने वाला है। कोर्ट की टिप्पणी से साफ है कि इस मामले में नई पीठ गठित होने में अभी समय लगेगा। बता दें कि बिल्किस बानो की तरफ से 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ लगाई गई याचिका पर कल यानी 13 दिसंबर को सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई से पहले ही जस्टिस अजय रस्तोगी की अगुवाई वाली बेंच में शामिल जस्टिस बेला AM त्रिवेदी ने बिल्किस की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। अब मामले को किसी अन्य पीठ के समक्ष रखा जाएगा। कल यानी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो बिल्किस बानो मामले में उसके आदेश की समीक्षा की मांग करने वाली याचिका को सूचीबद्ध करने पर जल्द विचार करेगा, लेकिन अब इस मामले में देरी हो रही है और ये बिल्किस के लिए झटके के तौर पर देखा जा रहा है। कोर्ट ने साफ कह दिया कि नई पीठ समय पर गठित होगी। वकील एक ही बात का बार बार उल्लेख ना करे, यानी साफ है कि न्याय के लिए बिल्किस को अभी और इंतजार करना होगा। इंतजार तो राजस्थान कांग्रेस के बागी विधायक भी कर रहे थे कांग्रेस आलाकमान के फैसले का, क्योंकि दावा किया जा रहा था कि जैसे ही यात्रा राज्य में पहुंचेगी इस मामले पर फैसला आ जाएगा। तो क्या रहा आलाकमान का फैसला, देखिए रिपोर्ट। जयपुर में 25 सितंबर को कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन पार्टी के करीब 90 विधायक बैठक में शामिल नहीं हुए और उन्होंने विधानसभा स्पीकर CP जोशी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। विधायक उन खबरों से नाराज थे जिसमें दावा किया जा रहा था कि विधायक दल की बैठक में गहलोत की जगह किसी और को विधायक दल का नेता चुना जा सकता है, यानी गहलोत को CM पद से हटाने की तैयारी थी। विधायकों की इस बगावत का नेतृत्व गहलोत सरकार में मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी और उनके नजदीकी धर्मेंद्र राठौड़ ने किया। ये तीनों ही अशोक गहलोत के समर्थक माने जाते हैं। बगावत को लेकर कांग्रेस ने तीनों नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। पायलट समर्थकों का कहना था कि बागियों पर सख्त एक्शन होना चाहिए। दूसरी तरफ पार्टी हाईकमान की ओर से भेजे गए कारण बताओ नोटिस के जवाब में तीनों नेताओं ने बिना शर्त माफी मांग ली। तीनों ने अपने जवाब भी पेश किए हैं। इसके बाद कांग्रेस नेता AK एंटनी की अध्यक्षता में कांग्रेस अनुशासन कमेटी की फुल बेंच की बैठक हुई, जिसमें सचिव तारिक अनवर, अंबिका सोनी व GR राजू भी शामिल हुए। बैठक में तीनों नेताओं के जवाब पेश किए गए और कार्रवाई को लेकर विचार किया गया और बाद में फैसला लिया गया कि किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। दरअसल कमेटी ने तीनों नेताओं के माफीनामे तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजकर पूछा कि मामले में क्या कार्रवाई की जाए, क्या माफीनामे को स्वीकार किया जाए, लेकिन इस सवाल का सोनिया गांधी के दफ्तर से कोई जवाब नहीं आया। ऐसे में ये माना गया कि तीनों नेताओं को माफी दे दी है, जिस कारण से DAC की ओर से भी उन्हें क्लीन चिट मिल गई। गहलोत समर्थकों को कांग्रेस हाईकमान ने क्लीन चिट दे दी। जाहिर है ये फैसला आगामी चुनाव के मद्देनजर ही लिया गया होगा, लेकिन सोचने वाली बात है कि गहलोत समर्थकों को क्लीन चिट मिलने से विवाद खत्म हो जाएगा या पायलट गुट भड़क जाएगा। वैसे भड़क तो आज नीतीश कुमार गए, वो भी विधानसभा में, और बीजेपी विधायकों पर बरस पड़े। आखिर क्या था मामला, देखिए रिपोर्ट में। किसी समय में मिलकर सरकार चला रहे आज एक दूसरे के धुर विरोधी हो गए हैं और एक दूसरे पर बरसने का कोई मौका नहीं छोड़ते। ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला बिहार विधानसभा सत्र के दौरान, जब CM नीतीश कुमार सत्ता से विपक्ष में आई बीजेपी पर बरसते नजर आए। नीतीश कुमार ने आज बीजेपी के खिलाफ अपने पुराने तेवर दिखाए। दरअसल बिहार विधानसभा का आज दूसरा दिन था। दूसरे दिन सदन में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला, क्योंकि विपक्ष ने आज छपरा में मिलावटी शराब के सेवन से कई जान का मुद्दा उठाया। इस मामले में अब तक 20 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। सदन के बाहर और अंदर दोनों ही जगहों पर इसे लेकर विपक्ष ने सरकार पर कई आरोप लगाए। वहीं वित्त मंत्री विजय चौधरी ने बीजेपी को घेरते हुए जवाब देते हुए कहा कि जब ये कानून बना था तो आप लोग साथ थे और अब आपको दिक्कत हो रही है। लेकिन विवाद तब बढ़ गया जब बीजेपी सदस्यों को जवाब देते हुए CM नीतीश कुमार आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा कि
जब ये कानून बना था तो सब शराबबंदी के पक्ष में थे। अब क्या हो गया? सबको भगाओ यहाँ से, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब उनके इस तेवर से पूरे सदन में हंगामा हो गया, जिसके बाद 15 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। हालांकि 15 मिनट बाद सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हो गई। हालांकि एनडीए से अलग होने के बाद से ही नीतीश कुमार बीजेपी पर हमलावर रहते हैं, लेकिन आज उन्होंने अपने पुराने तेवर दिखा दिए। बता दें कि मंगलवार को बिहार विधानमंडल की शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई। आज सदन का दूसरा दिन है। बीजेपी ने हाथ में पोस्टर के साथ बिहार सरकार को शराबबंदी और बिहार में मिलावटी शराब से गई जान के मुद्दे पर घेरा। इसी बात पर नीतीश कुमार ने उनको फटकार लगाते हुए पुराने दिनों की याद दिला दी। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी कमजोर पड़ती मोदी सरकार की। हाल ही में हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत के बाद से बीजेपी बैकफुट पर दिख रही है। दिखावे के लिए बीजेपी गुजरात में मिली जीत का जोर शोर से प्रचार कर रही है, लेकिन पार्टी के रणनीतिकारों को भी एहसास हो चुका है कि बाजी धीरे धीरे उनके हाथ से फिसल रही है। विपक्ष के हाथ अब वो मुद्दा लग चुका है जिससे बीजेपी कमजोर हो रही है। विपक्ष के हाथ लग चुकी है बीजेपी की कमजोर कड़ी। बीजेपी की कमजोरी पर निशाना साधकर विपक्ष को मिल सकती है बड़ी सफलता, और इसका पहला संकेत दिया हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव ने, जहां कांग्रेस ने उन मुद्दों को उठाया जिनकी चर्चा करने के लिए बीजेपी तैयार नहीं होती थी, लेकिन चुनाव में कांग्रेस ने उन्हें जनता के बीच मुख्य मुद्दा बना दिया और सीमित संसाधनों के दम पर बीजेपी को चुनाव प्रचार में बैकफुट पर ही नहीं लाई, बल्कि बीजेपी से राज्य की सत्ता भी छीन ली। और अब ये मुद्दा उठाने की तैयारी विपक्ष ने पूरे देश में कर ली है। लोकसभा चुनावों से पहले 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होंगे, जिनमें इन मुद्दों का टेस्ट हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के पास इसकी काट नहीं है। जिन मुद्दों ने कांग्रेस को हिमाचल में जीत दिलाई, उसमें सबसे महत्वपूर्ण था पुरानी पेंशन योजना की बहाली। बीजेपी इसका लगातार विरोध कर रही है, लेकिन अब ये पूरे देश में बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है। हिमाचल में कांग्रेस ने इसे जोर शोर से उठाया था। इसके साथ ही बकाया महंगाई भत्ते का मुद्दा भी बीजेपी की परेशानी बनता दिख रहा है। करीब 1 करोड़ सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों का 18 महीने का महंगाई भत्ता सरकार पर बकाया है, और सरकार ने संसद में साफ कर दिया है कि ये महंगाई भत्ता देने का उसका कोई इरादा नहीं है, जिससे करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। इसके साथ ही बेरोजगारी और सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना ने भी युवाओं को निराश किया है। बीजेपी हर साल 2 करोड़ रोजगार देने के नाम पर सत्ता में आई थी, लेकिन सत्ता मिलने के बाद जो रोजगार थे उनमें भी कटौती करती जा रही है। महंगाई भी बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है। आरबीआई ने 1 साल में रेपो रेट 5 बार बढ़ाया, जिस कारण से कर्ज लेने वालों की ईएमआई बढ़ी है। इसके अलावा आरक्षण, जातिगत जनगणना और किसानों के मामले भी बीजेपी सरकार की परेशानी बढ़ाने वाले हैं, जिन्हें विपक्ष जोर शोर से उठाने की तैयारी में है, और बीजेपी के पास इन मुद्दों का कोई जवाब नहीं है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए। बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ